आइए समझते हैं बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री के पीछे का सच, अडानी ग्रुप की हिडनबर्ग फाइल के बारे में। अडानी के इस खेल को हिडनबर्ग ने अभी पिछले हफ्ते जाना है, और क्यों बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के रिलीज होने के 2 हफ्ते के बाद या 3 हफ्ते के अंदर अडानी की फाइल आती है। इस बात को समझने के लिए आपको 1971 में चलना पड़ेगा। 1971 में तब जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के 2 टुकड़े कर दिए, वो भी तब जब 6-7 साल पहले ही वो चाइना से हारी थी। उसके बावजूद इंडिया पूरे एशिया का इकलौता ऐसा कंट्री बन गया जिसने किसी कंट्री के 2 टुकड़े कर दिए, वरना आमतौर पर ये काम वेस्ट का है कि वो लोगों के मुल्कों में घुसकर उनके मुल्कों को तोड़ना, मरोड़ना, काटना, बांटना करते चले आए हैं। अफ्रीका से लेकर के अरब से लेकर के इंडिया, पाकिस्तान, बर्मा, सब इसकी मिसाल है। जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के टुकड़े किए तो ज़ायनिस्ट थिंक टैंक, जिनकी हेड ऑफिस अमेरिका थी, और इंटरनेशनल पॉलिटिशियंस के लिए इंदिरा गांधी एक थ्रेट बन गए। और यही वजह थी कि उसके बाद उन्होंने इंडिया के अंदर अपना काम करना शुरू कर दिया। बहुत अनरेस्ट फैला, यहां तक कि इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगानी पड़ी। तो इंदिरा गांधी को मारना इनके लिए मजबूरी बन चुका था, क्योंकि 71 के बाद जब अनरेस्ट हुआ और इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगानी पड़ी और उसके बाद वो फुल फ्लेज से आई। लेकिन उस वक्त में एक प्रॉब्लम चल रही थी। वो प्रॉब्लम ये थी कि अमेरिका का सोवियत के साथ में कोल्ड वॉर चल रहा था। दूसरी उनकी सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी थी ज़ायनिस्ट थिंक टैंक की, वो ये कि इजराइल को इस्टेब्लिश करना था। इजराइल भी से अर्ली 70s में ही अरबों को हरा तो चुका था, लेकिन पूरी तरह से अरब काबू में नहीं आए थे। 1975 का ही टाइम था जब शाह फैसल का कत्ल हुआ था। और यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं बोलना चाहता हूँ, जो कि ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन ये इसलिए ताकि मैं 4 पेज की बातें बताने के बजाय एक लाइन में आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। एक फिल्म थी, वो फिल्म थी 3 डेज ऑफ कॉन्डोर। रॉबर्ट रेडफोर्ड की ये फिल्म थी, और 6 डेज ऑफ कॉन्डोर नाम की नॉवेल थी जिसके ऊपर ये फिल्म बनाई गई थी। उस फिल्म का आखिरी सीन आप देखिए तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों कह रहा हूं कि ज़ायनिस्ट थिंक टैंक और अमेरिका का प्राइम फोकस उस वक्त अरब के इस्टेब्लिशमेंट को अपनी पॉकेट में करना था, और उनमें भी सऊदी अरब सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि सऊदी अरब का मतलब था इनडायरेक्टली पूरी मुस्लिम दुनिया को कंट्रोल करना। और उन्होंने इसीलिए इंदिरा गांधी की तरफ इतना जोर नहीं दिया, लेकिन उन्होंने अपने पेट को छू कर दिया था, और वहीं से हिंदुस्तान के अंदर खालसा पनपा, हिंदुस्तान के अंदर कश्मीर पनपा। सिर्फ उसी एक वजह से। अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश को इंडिया ने अलग किया नहीं होता तो न तो पंजाब का मैटर खड़ा होता और ना ही शायद कश्मीर का मैटर खड़ा होता इस तरह से जिस तरह से खड़ा हुआ। और इसी का कॉन्सिक्वेंस था कि राजीव गांधी की भी हत्या हुई, क्योंकि राजीव गांधी कांग्रेस आई के लिए आखिरी होप थी। कांग्रेस आई को कंट्रोल करने वाली एक फैमिली, और वो फैमिली को डिस्ट्रॉय करना ज़ायनिस्ट लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था। तभी राजीव गांधी का मरना और हिंदुस्तान की पॉलिटिशियंस के अंदर, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर एक नया डेवलपमेंट का होना शुरू हुआ। अब दूसरा चैलेंज उनके लिए ये था कि हिंदुस्तान जो है एक बहुत बड़ी जनसंख्या वाला मुल्क था, और इनको इंडिया
और इनको इंडिया के ऊपर जो है काबू रखने के लिए बहुत ज़रूरी था कि इंडिया को अब उलझा दिया जाए, इंडिया की जनसंख्या को एक दूसरे से उलझा दिया जाए। यही वजह है कि बाबरी मस्जिद तोड़ी गई और यही वजह है कि बॉम्बे ब्लास्ट हुआ। कैसे, मैं अभी बताता हूं। बेशक बॉम्बे ब्लास्ट में और बाबरी मस्जिद में तोड़ने वाले हाथ हिंदुस्तानी थे, जिस्म हिंदुस्तानी था, पर दिमाग हिंदुस्तानी नहीं था। कैसे? एक छोटा सा मैं बॉम्बे का एग्जाम्पल बताता हूं आपको। मेरे एक फोन कॉल से फिल्म का स्टार बदल जाता है, मेरे एक फोन कॉल से कोई बिल्डर जमीन छोड़ देता है, मेरे एक फोन कॉल से बहुत सारे पॉलिटिशियन के बीच में बहुत सारे डिस्प्यूट सॉल्व हो जाते हैं। मैं ऐसे मुल्क में बम फोड़ करके अपनी इतनी अच्छी ग्रिप को खराब क्यों करूंगा? चलिए, अगर आपको मेरी ये लॉजिकल बात समझ में नहीं आई तो राम जेठमलानी का आपको वो इंटरव्यू देखना चाहिए, जिसमें राम जेठमलानी ने ये कहा कि दाऊद इब्राहिम ने कहा है कि भाई मैं आना चाहता हूं इंडिया, आप मेरे को हाउस अरेस्ट करके रखो, मेरा सारा केस खत्म करो, ब्लास्ट का ट्रायल करना है करो। क्या कोई आदमी ब्लास्ट करने के बाद में ये बोलेगा कि मेरे ऊपर ट्रायल करो? नहीं। तो बाबरी मस्जिद के टूटने से पहले हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस आई थी, बीजेपी थी, जनता पार्टी थी, लेकिन एक फाइन लाइन राइट विंग का नहीं था। अब आप पूरी दुनिया के, चाइना को छोड़ करके पूरी दुनिया के पॉलिटिक्स पर नजर डालिए, दो लोग पॉलिटिक्स करते हैं, एक राइट विंग और एक लिबरल। और अब चूंकि इंडिया जवान हो चुका था, इंडिया की पॉलिटिशियन जवान, इंडिया की जो पब्लिक है वो जवान हो चुकी थी, तो इनके लिए बहुत ज़रूरी था कि वो इसको कंट्रोल करें, हमको मैनिपुलेट करें। और अफसोस की बात यह है कि हमारे नेता तो हम में और आप में से ही निकल के जाते हैं। तो वो फाइन लाइन क्रिएट करना था इंडिया के अंदर, और इसीलिए बाबरी मस्जिद टूटा। और जब बॉम्बे ब्लास्ट हुआ तो हिंदुस्तान, और जब बाबरी मस्जिद टूटी तो हिंदुस्तान की पब्लिक के बीच में नदी के दो किनारे की तरह हिंदुस्तान का हिंदू और मुसलमान बना दिया गया। और 2002 के गुजरात का दंगा इस फाइन लाइन को और कंक्रीट करता है। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बोल नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, मतलब आप अगर कोई चीज का एविडेंस नहीं दे सकते हैं तो मत बोलिए। तो मैं लॉजिकल इसलिए मैं चीज़ों को बोल रहा हूँ। हालांकि बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने कान से सुनी है, जैसे कि मैं 98 में एक जगह सफ़र कर रहा था और ट्रेन में मुझे दो लड़के मिले थे गुजरात के। एक मदरसे में पढ़ता था और एक आरएसएस का लड़का था। मदरसे वाले ने कहा कि हम लोग तो इनको मीठा भाई बोलते हैं और इनको पीट के रखते हैं। ये एरोगेंस गुजरात के मुसलमान का था, अल्लाह की कसम मैंने अपने कान से सुना है। ये उस मदरसे के बच्चे ने बोला था कि हम लोगों को मदरसे में खाली पढ़ाया नहीं जाता, हम लोगों को कराटे भी सिखाया जाता है। और उसी की थोड़ी देर के बाद आरएसएस के लड़के ने बोला, भाई साहब ये क्या बोल रहा था आपसे? तो मैंने बोला कुछ खास नहीं। बोला कि देखिएगा हम लोग इनके साथ वो करेंगे जो पूरा हिंदुस्तान में एग्जाम्पल बन जाएगा। ये 98 की बात कर रहा हूँ मैं। मेरे ख्याल से मैंने पहली ट्रक खरीदी थी उस टाइम पे और मेरी तबाही शुरू हुई थी उस वक्त, और उसी ट्रैवलिंग में मैंने कहीं पर ये चीज़ मेरे साथ हुई थी। मुझे अच्छी तरह से याद नहीं एग्जैक्टली कि मैं कहाँ से आ रहा था और कहाँ जा रहा था। तो ये तो मैं आयनी शाहिद हूँ। एक प्रेग्नेंट औरत का पेट चीरकर उसमें से बच्चा निकालकर उस बच्चे के अंदर तलवार डालकर उसको हवा में लहराकर उस तलवार को कोई बोले जय श्री राम, तो मेरे ख्याल से वो मुसलमानों का दुश्मन तो बिल्कुल भी नहीं है। वो दुश्मन राम का है, वो दुश्मन हिंदू का है, वो दुश्मन इंसानियत का है। मुसलमान का दुश्मन तो वो टेम्पररी है, सिर्फ नफरत की वजह से है। वो नफरत किसने भरी? हिंदुस्तान की पब्लिक के अंदर हिंदू और मुसलमान वाली नफरत भरी किसने? अब मुझे गुजरात के दंगे से एक बात और जाननी है कि भाई गुजरात के मामले में जो चीजें हम ऑलरेडी जानते हैं वही बात हमको फिर से बीबीसी क्यों बता रही है? बीबीसी सच बता रही है, अडानी के फाइल में सच्चाई है,
2017 में गुहा, प्रंजपे गुहा या क्या नाम है उस जर्नलिस्ट का, उन्होंने अडानी के बबल इन्वेस्टमेंट जो है उसके बारे में बात की थी। अडानी ने उनके ऊपर केस भी किया था। तो आज ये हिडेनबर्ग कौन सी नई बात बोल दे रही है? और इससे बड़ी बात यह है कि बोल क्यों रही है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि अडानी ने देश के लिए भला किया, उसने जो किया है वो जो किया है, वो बाद की बात है। मेरे को ये समझना है कि ये क्रोनोलॉजी का कारण क्या है कि आज बीबीसी डॉक्यूमेंट्री रिलीज करती है गुजरात के दंगे से लेकर के दिल्ली के दंगे तक का, और फिर 2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर अडानी की फाइल आ जाती है। ये क्यों? और गुजरात के दंगे से मुझे याद आया, यही 2003-2004 का दौर था जिस वक्त में यही बीबीसी, जिसने अपनी सालों की और दशकों की क्रेडिबिलिटी को इस्तेमाल करके WMD वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का लोगों को कन्विंस किया, और अमेरिका अलाइज और कॉलिशन फौज को जो है वहाँ पे घुसने के लिए, उसके लिए मैदान तैयार किया। तो मेरा ये मुसलमानों से, हिंदुस्तान के मुसलमानों से, और वो जो लिबरल हैं, मैं उनसे बोलना चाह रहा हूँ कि बीजेपी मुझे भी पसंद नहीं है, नरेंद्र मोदी मुझे भी पसंद नहीं है, अडानी मुझे भी पसंद नहीं है, वो सब अपनी जगह पर है, वो सब अपनी जगह पर है। लेकिन ये वक्त ये देखने का नहीं है कि कौन अक्यूज बन रहा है और किसको सत्ता से बाहर किया जा सकता है, ये सारी बातें अलग हैं। मैं यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। वो बात ये है कि पहली चीज़ तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को इस डॉक्यूमेंट्री को बायकॉट करना चाहिए। बिलीव मी, बॉयकॉट कीजिए। कारण मैं बताता हूँ। बीबीसी को ये मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के पास में इतना इल्म है कि 1000 लाश और लाखों लाश के बीच में वो फर्क कर सके। आपने अरब में लाखों लाश बिछवा दिए, आपने टोनी ब्लेयर के ऊपर डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाया, आपने बुश के ऊपर डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाया, आपने ओबामा के ऊपर डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाया, नरेंद्र मोदी के ऊपर आपने डॉक्यूमेंट्री बना दिया, अफ्रीका के किसी तानाशाह के ऊपर आपने डॉक्यूमेंट्री बना दिया। आप अपने लोगों के ऊपर डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाते हो। क्यों? क्योंकि आप ये चाहते हो जिस तरह से अरब में स्प्रिंग हुआ था, इंडिया के अंदर भी वही चीज़ हो, और इंशाअल्लाह ऐसा होगा नहीं। मुझे नरेंद्र मोदी से कोई हमदर्दी नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन मैंने बशर अल असद के फौज को देखा है सीरिया के मुसलमानों को मारते हुए, और उनसे ये सवाल करते हुए कि कुल या इब्न हराम मन रब्बुका, गुल असद रब्बक। मोदी के किसी आदमी ने ये नहीं किया। प्रेग्नेंट औरत का पेट चीर करके बच्चा निकाल के मारना इतना घिनौना है कि मैं गुजरात की कुछ वीडियोस को देखने के बाद जिस तरह से ज़िंदगी में कुछ पिक्चर्स, अपनी बुराई, दूसरे की बुराई, कुछ बातें, गाने, शेर, कुछ चीज़ें, कुछ सीन आपके दिमाग में चिपक सी जाती हैं, तो गुजरात की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे दिमाग में चिपक गई हैं। लेकिन इस वक्त मेरा सवाल ये है कि अगर बीजेपी के जयशंकर ने वेस्टर्न मीडिया को पब्लिकली डांटा नहीं होता, तो क्या बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री मोदी क्वेश्चन आती? क्या नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि जिस टाइम इन्होंने बीजेपी के अकल का इंजेक्शन लगा रहे थे 98 में, 97-98 से ज़ायनिस्ट लोगों ने अकल का इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिया था बीजेपी को। तो जिस वक्त ये इंजेक्शन लगा रहे थे तो इनको लग रहा था कि ये गुब्बारा तो अब हम फुलाए हैं, इसलिए हमारे इशारे पे नाचेगा, और मोदी ने ये किया नहीं। क्या यूक्रेन के मामले में अगर नरेंद्र मोदी, बीजेपी सरकार, अमेरिका और ब्रिटेन और बाकी यूरोपियन कंट्री के साथ खड़ी होकर के यूक्रेन की तरफ हो जाती और रशिया के फेवर में नहीं रहती या न्यूट्रल नहीं रहती, तो भी ये डॉक्यूमेंट्री आती। तीसरी गलती नरेंद्र मोदी की ये है कि नरेंद्र मोदी ने उनके मना करने के बावजूद रशिया से पेट्रोल खरीदा। और चौथी गलती, जो कि बहुत मेजर गलती है, और मैं चाहता हूं कि जो लोग मेरे सारे मैसेज, ट्वीट पढ़ते हो, उन लोग तो कम से कम गौर करो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। कद्दाफी ने भी यही गलती की थी।
जो आज नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी गलती की, वो ये कि डॉलर के अलावा भी मोड ऑफ पेमेंट कुछ हो सकता है, कोई अदर करेंसी हो सकती है। ये नरेंद्र मोदी का बहुत मर्दाना चाल है। मैं इसमें 100% मोदी के साथ, 100%। गद्दाफी ने भी ये गलती की थी, लेकिन उनके यहाँ पे लोग समझे नहीं और उनके यहाँ पे दंगा शुरू हो गया था, है ना। जैसे ही गद्दाफी ने ये बोला था कि हमको डॉलर पेमेंट नहीं चाहिए, गोल्ड पेमेंट चाहिए, और लीबिया के अंदर में अनरेस्ट फैल गया था और लोगों को गद्दाफी बुरा लगने लगा था। एक बहुत बड़ी जमात खड़ी हो गई थी जो गद्दाफी से नफरत करने लगी थी। हम वो नफरत यहाँ पे चलने नहीं देंगे, तुम्हारी ये चाल यहाँ पे नहीं चलनी चाहिए। और नरेंद्र मोदी को इस बात के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा, इंडिया जैसी कंट्री अगर इस बात को सोचना शुरू कर दे और किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर बोलना शुरू कर दे कि हम डॉलर के अलावा भी दूसरे मोड से पेमेंट कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा थ्रेट है पूरे के पूरे ज़ायनिस्ट और अमेरिका के लिए। आज नहीं तो कल अमेरिका की हालत वही होने वाली है जो इस टाइम पाकिस्तान की। जिस एड्स से पाकिस्तान मर रहा है ना, उसी एड्स की बीमारी से अमेरिका मरेगा, आज नहीं तो कल। क्योंकि उनका जो डॉलर है ना, वो मसल्स बैक्ड मनी है, गोल्ड बैक्ड मनी नहीं है। और इंडिया जैसी कंट्री और नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी नेहरू के बाद में हिंदुस्तान का सबसे मजबूत प्राइम मिनिस्टर है। भले से मुसलमानों के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन सबसे मजबूत प्राइम मिनिस्टर है। और उस आदमी ने अपने मजबूती का दम दिखा दिया बहुत सारी जगहों पे, इस मामले में स्पेशली दिखा दिया जब उसने ये कह दिया कि हम डॉलर के अलावा भी दूसरे पेमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। और शायद इस बारे में बात हो रही है, मुझे सही से जानकारी नहीं है, क्योंकि इसलिए मैं ज़्यादा इस मामले में बोल नहीं रहा हूँ। और उससे बड़ी गलती यह है कि जो इंजेक्शन और जो बीजेपी के बलून को इन्होंने फुलाया था, उसका मेजर सबसे बड़ा बेनिफिट जो वो लेना चाहते थे वो ये कि चाइना जैसे हाथी को हिंदुस्तान जैसा हाथी ही थका सकता है। उनको हिंदुस्तान की ज़मीन चाइना से लड़ने के लिए मैदान जंग के तौर पर चाहिए थी, उनको हिंदुस्तान की फौज पौन के तौर पर चाहिए थी, और मोदी पीछे हट गया। और यहाँ पर मोदी को दोहरी मुसीबत का सामना है, एक इंटरनेशनल प्रेशर जो है और दूसरा इंटरनल प्रेशर कि आप क्या कर रहे हो, चाइना वहाँ घुस गया, आप क्या कर रहे हो, ये हो रहा है। एक्चुअल में क्या दूसरी कोई सरकार अगर आ जाए तो क्या वो चाइना से लड़ने के लिए खड़ी हो जाएगी? माना कि हम कमज़ोर नहीं हैं, अगर हम पर कोई हमला करेगा तो फिर हम खड़े हो जाएंगे लड़ने के लिए, फिर लड़ेंगे आखिर सांस तक, वो अलग मैटर है। बड़ी अक्लमंदी तो नहीं है इस बात में कि जंग लड़ी जाए। ये नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा स्टेप है। ये नरेंद्र मोदी ने उनका काट दिया, और यही वजह है कि अब डॉक्यूमेंट्री आ रही है, यही वजह है कि अब अडानी की पोल खोली जा रही है। मालूम तो इनको पहले भी था ये सारी चीज़ें, आज क्यों ये बता रहे हो भाई? मेरा ख्याल है कि हर हिंदुस्तानी को इतना हिंदुस्तानी तो होना ही चाहिए जब बात देश की हो, जब बात हमारे मुल्क में, क्योंकि उनका इरादा जो है ना वो अच्छा नहीं है। डॉक्यूमेंट्री सही होगी, अडानी की फाइल में सच्चाई होगी, पर उनके इरादे में सच्चाई नहीं है। क्योंकि हमारा तजुर्बा तो यही है कि इरादे में उनके सच्चाई नहीं है। तो जब बात मुल्क की आ जाए, देश की आ जाए, तो हर हिंदुस्तानी को इतना हिंदुस्तानी तो होना ही चाहिए कि इस वक्त अगर हमारा इंटरनल दुश्मन भी हिंदुस्तान की तरफ खड़ा है तो फिर हम उसकी तरफ खड़े हैं, अपनी दुश्मनी साइड में रख के अपना हिसाब हम बाद में करेंगे। फिलहाल मेरे मुल्क की बात है। अब जो लोगों को ऐसा लगे मेरे इस वीडियो को देख करके कि मैंने प्रो मोदी या प्रो बीजेपी वीडियो बनाया है, तो मेरे सारे वीडियो को देख सकते हैं और अंदाज़ा कर सकते हैं। तो मेरा आखिरी सेंटेंस ये होगा, BBC यू आर नॉट वेलकम, क्योंकि आपका असली चेहरा थ्रू आउट तारीख में छपा हुआ है। ये एक डॉक्यूमेंट्री आपको कहीं ले जाने नहीं देगी। आई होप कि मेरा ये वीडियो राइट ब्रेन तक पहुँचे।